नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कल श्वसन की बात कर रहे थे। श्वसन में हमने पढ़ा था कि कैसे वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। उसको एक बार मैं दोबारा 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। क्या पढ़ा था? वायु आएगी, वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले नासागुआ में, नासागुआ के बाद कहाँ जाएगी? नासागुआ के बाद जाएगी ग्रसनी में, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद कहाँ जाएगी? कंठ में, लेरिंग्स में। उसके बाद कहाँ जाएगी? ट्रेकिया में, श्वास नली में। और श्वास नली आगे कितने भागों में बटी होती है? 2 भागों में, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ठीक है। और श्वसनी के बाद कहाँ जाएगी? श्वसनिका में, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ये श्वसनिका ही फेफड़ों में जाती है, अर्थात कुप्पिका में खुलती है। इसको क्या बोलते हैं? एल्विलाई। ठीक है। ये हमारा दायां फेफड़ा है और ये हमारा क्या है? बायां फेफड़ा। फिर एक नीचे संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। बात करते हैं एक एक की। तो नासागुआ में क्या पढ़ा था कि नासागुआ की मध्य हड्डी कौन सी होती है या उपास्थि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? मिस्थेमोइड। इसके अलावा नासामारक को 3 भागों में बांटा था। एक का नाम था वेस्टिब्यूल, एक का था श्वसन क्षेत्र, एक था घ्राण क्षेत्र। वेस्टिब्यूल में तो क्या पाई जाती है? सीबेशियस ग्रंथि, जो क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रावण। और घ्राण क्षेत्र में क्या था? घ्राण एपिथेलियम या बोमेन ग्रंथि, जो क्या करती है? गंध का ज्ञान करवाती है। और जो श्वसन क्षेत्र है वो किसकी बातें कार्य करता है? एसी की बातें कार्य करता है। ठीक है। फिर ग्रसनी में क्या है? ग्रसनी के 3 भाग बताए थे। ग्रसनी का नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स। नसमार्ग कौन से भाग में खुलेगा? नेजोफेरिंग्स में। फिर ग्रसनी से ही वायु कौन से छिद्र में प्रवेश करेगी? ग्लोटिस में करेगी। और फिर आगे जाके कहाँ खुलती है? श्वास नली में खुलेगी। ठीक है। इसके बाद कंठ की बात की थी। कंठ कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है? 9 से। ये मनुष्य का क्या है? स्वरयंत्र। इसके अलावा जो थायराइड उपास्थि है ना, उसका उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल कहलाता है, जो क्या करता है? व्यक्ति के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? प्रदर्शित करता है। वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। अगर वाक् तंतु तो क्या करते हैं? ध्वनि उत्पादन में सहायक नहीं है, जबकि पश्च क्या है? ध्वनि उत्पादन में सहायक है। पश्च को क्या बोलते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड। अगर वाक् तंतु को क्या बोलेंगे? फॉल्स वोकल कॉर्ड। सामान्यतः लंबाई 2.3 सेंटीमीटर, फीमेल में 1.7 सेंटीमीटर। पक्षियों का स्वरयंत्र क्या कहलाता है? शेरिंग्स। ये याद रखना, शेरिंग्स। फिर हमने बात की थी श्वास नली। सामान्यतः लंबाई तो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले, जो कौन सी उपास्थि से बने होते हैं? आईलाइन उपास्थि से बने होते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है? 16 से 20। इतना याद रखना था। इसके अलावा फिर फेफड़ों की बात की। फेफड़ों के ऊपर झिल्ली कौन सी है? प्लूरल। द्रव कौन सा पाया जाता है? प्लूरल द्रव। और अगर इस द्रव में संक्रमण हो जाए जीवाणु का, तो रोग कौन सा होगा? प्लूरेसी। फेफड़ों में लगभग कितनी कुप्पिकाएँ पाई जाती हैं? 300 बिलियन। इसके अलावा कुप्पिका की बात की। कुप्पिका में वायु का, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कौन है? कुप्पिका है। इसके अलावा कुप्पिका में और क्या पाया जाएगा? कुहन के छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है। फिर फेफड़ों की बात की थी। फेफड़े, दायां फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, जिसका वजन भी कितना होता है? 625 ग्राम। और कितनी पालियों में विभक्त होता है? 3 पालियों में विभक्त होता है। जबकि दायां फेफड़ा क्या होता है? आकार में छोटा, जिसका वजन कितना होता है? 575 ग्राम। और ये केवल 2 पालियों में, 2 लोब में बंटा होता है। फिर इसके ज्वारीय आयतन की बात की। ज्वारीय आयतन कितना होता है? 500। और सब अवशेष आयतन कितना आता है? जो हमेशा वायु फेफड़ों के अंदर ही रहती है, वो कितनी होती है? 1200 ml। फेफड़ों का आता श्वसन पूरा जोर लगा के अब कितनी हवा अंदर भर सकते हैं? वो कितना है? 2500 से 2800 ml। बही श्वसन पूरा जोर लगा के कितनी हवा को बाहर निकाल सकते हैं? कितना है? 1100 से 1300। जीविक क्षमता या क्रियात्मक क्षमता कितनी होती है? 4600 से 4800। फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है? 5800 से 6000। फिर श्वसन संबंधी एक देखे थे। फेफड़ा किस में पाया जाएगा? मैमल्स में, एबीज में, रेप्टिलिया में, मेंढक अगर क्या कहाँ पर है? जमीन पर। त्वचा द्वारा कौन करता है? केंचुआ और मेंढक। गलफड़ों द्वारा कौन करता है? मछली और मेंढक का लार्वा। श्वास नली से कौन करते हैं? जितने सारे कीट हैं वो, और कॉकरोच। फिर डायफ्राम को पढ़ा था। डायफ्राम क्या करता है?
वक्ष गुहा और उदर गुहा को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। किस में पाया जाता है? ओनली मैमल्स वर्ग में। इसके अलावा अपवाद क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टिलिया में है, फिर भी डायफ्राम पाया जाता है। कार्य क्या करता है डायफ्राम? बच्चे के जन्म में सहायक है, मलमूत्र के त्याग में सहायक है और शोषण में सहायक है। ठीक है। फिर शोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अतः शोषण वायु को अंदर लेना, और बहिः शोषण क्या? वायु को बाहर छोड़ना। तो अंदर तो कितने सेकंड में लेंगे? 2 सेकंड में। बाहर कितने सेकंड में छोड़ेंगे? 3 में। अगर अंतर शोषण कर रहे हैं तो पसलियाँ कहाँ जाएंगी? बाहर। बहिः शोषण कर रहे हैं तो पसलियाँ अंदर। स्टर्नम कहाँ जाएगा? बाहर। बहिः शोषण में कहाँ जाएगा? अंदर। डायफ्राम क्या हो जाता है? अंतर शोषण में चपटा, जबकि बहिः शोषण में गुंबदाकार। अंतर शोषण में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, बहिः शोषण में वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। इसके अलावा वायुदब की बात की, अंतर शोषण में घटेगा जबकि बहिः शोषण में बढ़ेगा। ठीक है। फिर ये गैसों की बात की थी, अंतर शोषण में कितनी कितनी % है जो वायुमंडल में उपस्थित है ना, वही होंगी। ऑक्सीजन कितना? 21%, CO2 0.03%, नाइट्रोजन 78%, जबकि बहिः शोषण में O2 का प्रतिशत कितना होता है? 16 से 17, CO2 का 4.04, नाइट्रोजन कोई काम नहीं आएगी इसलिए कितना हो जाता है? 78%। सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है प्रति मिनट? 12 से 18, शिशु की 40 से 12, व्यायाम करते समय 25 बार, और सब जबकि सोते समय या विश्राम के समय सबसे कम होती है 9 से 10 बार। फिर आपको 5-6 नाम बताए थे। हाइपर का मतलब अधिक, नोइया का मतलब है श्वसन। श्वसन दर अधिक होना क्या होता है? हाइपरनोइया। श्वसन दर कम होना हाइपोनोइया, और दर्दपूर्वक श्वसन होना क्या होता है? डिस्पिनोइया। ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, हाइपर का मतलब ज़्यादा। ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक हो रही है तो क्या है? हाइपरऑक्सिया। अगर कमी हो रही है तो हाइपोनोक्सिया, और उपस्थित हो ही नहीं रही या पूर्ति बंद हो गई उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। यहाँ तक की बातें हमने कल कर ली थी। तो आज पढ़ते हैं श्वसन कैसा होता है, क्या क्या होता है उसमें। तो श्वसन क्या है? एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है। अनैच्छिक क्रिया वो होती हैं जिनका हम उस पर नियंत्रण नहीं करते। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला श्वसन है बाह्य श्वसन, दूसरा है आंतरिक, और तीसरा है कोशिकीय श्वसन। जो अभी तक मैंने बताया ना, हवा कैसे अंदर जाती है, क्या करती है, वो क्या है? बाह्य श्वसन है। वायुमंडल व फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। फिर आंतरिक श्वसन क्या होता है? कहाँ तक पहुँच गई? फेफड़ों तक। तो फेफड़ों और रक्त के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों में तो इतना याद रखना है। बाह्य श्वसन तो क्या होगा? वायुमंडल और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, जबकि आंतरिक में क्या होगा? फेफड़े और रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? आंतरिक श्वसन। फिर तीसरा भाग है कोशिकीय श्वसन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना है, इसमें ही से ही प्रश्न पूछाता है। तो ये क्या होता है? हम श्वसन करते हैं ना, ऐसे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या करती है? श्वसन करती है। तो कोशिका में होने वाला श्वसन ही क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। इसमें होता क्या है? ये कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या क्रिया करेगी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। फिर क्या होगा? एक तो CO2 गैस बाहर निकलेगी, इसके अलावा जल बनेगा, और इसके अलावा हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ये पूछता है कि कोशिकीय श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा CO2 जल और ऊर्जा में रूपांतरण होना क्या है? कोशिकीय श्वसन है। जबकि एक ग्लूकोज अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने तथा CO2 गैस को बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। फिर याद रखना है, यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो ये एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। मेन प्रश्न यही बनता है कि श्वसन एक कैसी विक्रिया है? एक तो ऊष्माक्षेपीय है, इसके अलावा कैसी है? कैटाबोलिक अभिक्रिया है। ठीक है। एक ग्लूकोज का अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर देखो श्वसन में होता क्या है? कोई ग्लूकोज है वो किस में टूटेगी? पहले पायरुवेट में टूटेगी। यहाँ तक पहुँचते कब लगभग 10 स्टेप लग जाते हैं। 10 स्टेप बाद ग्लूकोज किस में टूटती है? पायरुवेट में। और ये पायरुवेट
एक ग्लूकोज के अणु से कितने पाइरूवेट बनते हैं? 2 अणु पाइरूवेट के बनेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्रिया होती कहाँ है ग्लूकोज से पाइरूवेट वाली? ये होती है कोशिका द्रव में। ठीक है, और ये जो वायवीय और अवायवीय दोनों शोषण करने वाले प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, फिर पाइरूवेट के बाद क्या होगा? ये अभिक्रिया तो क्या होगी? दोनों में कॉमन होगी, वायवीय और अवायवीय शोषण में। जबकि फिर आगे जाके 2 भागों में बंटेगा। एक तो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसको वो बोलते हैं वायवीय शोषण। एक क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसको क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। एक कंडीशन और बनेगी, कौन सी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली। ठीक है, एक तो क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, 2 क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, जो ऑक्सीजन उपस्थित होगा ना, वो क्रिया कहाँ संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा, जो ऊपर बताया था। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। ये भी कहाँ होगी? कोशिका द्रव में। ठीक है, अगर जीवाणु और यीस्ट कवक है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है, तो उससे क्या प्राप्त होगा? एक तो क्या प्राप्त होगा? एथेनॉल। इसके साथ क्या प्राप्त होगा? CO2 और ऊर्जा। अगर यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है पेशी कोशिका में, तो क्या प्राप्त होगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ठीक है, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती, फिर क्या होता है? हमारी पेशी कोशिका होती है ना, उनमें शोषण होता है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग कितनी? 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और बात करें वायवीय शोषण की, तो इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जो लैक्टिक अम्ल का जमाव फिर हमारे कहाँ होता है? पेशियों में हो जाता है। इसके कारण ही क्या होता है? शरीर के व्यक्ति के शरीर में क्या आने लग जाते हैं? क्रैम्प आने लग जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प, जैसे आपने देखा होगा कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है, काफ़ी लंबे समय से खेल रहा है, 2-3 घंटे से लगातार खेल रहा है, तो उसमें क्या आने लग जाते हैं? क्रैम्प आने लग जाते हैं। किसके कारण? पेशियों में क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। अर्थात शोषण, कोशिकीय शोषण के कितने प्रकार हैं? 2। एक तो क्या है? वायवीय शोषण, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीय शोषण, क्योंकि ये ऑक्सीजन की क्या इसमें होगा? उपस्थिति में होगा। जबकि दूसरा है अवायवीय शोषण, इसको क्या बोलते हैं? अनोक्सीय शोषण। ये क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी, उसका पहला चरण तो कहाँ होगा? कोशिका द्रव में, पाइरूवेट तक, और उसके बाद का चरण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अवायवीय शोषण में क्या होता है? दोनों चरण कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव में ही होते हैं। इसके अलावा अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा वायवीय शोषण में? CO2, जल और ऊर्जा। बात करते हैं अवायवीय शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होगा? अगर जीवाणु और यीस्ट कवक में पूछे तो क्या बनेगा? एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। इसके अलावा पेशीय शोषण में पूछे, पेशीय कोशिका है उसमें अवायवीय शोषण है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? लैक्टिक अम्ल। सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं कि जीवाणु यीस्ट कवक में अवायवीय शोषण हो रहा है तो क्या उत्पाद बनता है? अंतिम एथेनॉल। जबकि पेशी कोशिका में क्या बनता है? अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो वायवीय शोषण से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 36 बोलो या क्या बोलो? 38। ठीक है, एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। या तो क्या नहीं होगी? 36 या कितनी होगी? 38। जबकि अवायवीय शोषण में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 ATP। ठीक है, और पेशी कोशिका में अगर लैक्टिक अम्ल जमा हो रहा है ना, तो क्या होगा? क्रैम्प आने लगते हैं। ठीक है, इतनी बातें बता दी। फिर बात करते हैं शोषण से संबंधित चक्कर कौन से हैं। ठीक है, शोषण में 2 चक्कर होते हैं मेनली, वैसे 3 होते हैं। तो बात करते हैं शोषण में कौन से चक्कर होते हैं। देखो, ग्लूकोज है, किस में बदलेगा? पाइरूवेट में। ये ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना कौन सा चक्कर कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहलाता है। और ये होता कहाँ है? कोशिका द्रव में। ठीक है, फिर पाइरूवेट, फिर बात करते हैं क्रेब्स चक्कर की। एक चक्कर का नाम क्या है? क्रेब्स चक्कर, जो क्या करता है? एसिटाइल को एंजाइम से शुरू होता है और अंतिम उत्पाद क्या बनता है इसमें? CO2 प्लस जल प्लस क्या बनेगी? ऊर्जा। ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
अगर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पूछे ना तो कौन से भाग में होता है, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के दो भाग होते हैं, एक भाग का नाम है कॉर्टेक्स, एक क्या है, मैट्रिक्स। एक भाग कौन से भाग में होती है, मैट्रिक्स भाग में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में होगी, मैट्रिक्स भाग में होगी। इसके अलावा एक है लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम कौन करता है, लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, जो कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस से आपको पूछ ले कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो 6 या 8 ATP, जबकि लिंक रिएक्शन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 6 ATP, और क्रेब्स चक्कर से कितनी होती है, 24 ATP। आपको ने 30 पढ़ा होगा, वो इन दोनों को मिला के देता है ना। क्रेब्स चक्कर में 30 कोई किताब में लिख रखा है ना, तो वो इन दोनों को मिला के देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमें 30 हो रही है, ठीक है। याद अलग अलग ही रखना है। क्रेब्स चक्कर से कितनी होती है, 24 ATP, और लिंक रिएक्शन से 6, और आपको पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी होती है तो 30। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस चक्कर से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 6 या 8। अब इनका योग वायवीय शोषण में कितना आया था, 36 या 38 ATP, वो यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर पहला चक्र हमारा कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में संपन्न होगा। और ये किन में पाया जाएगा, वायवीय और अवायवीय शोषण करने वाले दोनों शोषणों में पाया जाएगा, कौन है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। फिर ये क्या करता है, इस चक्र को और दूसरा नाम क्या है, इसे EMP पथ भी बोलते हैं। EMP 3 वैज्ञानिक थे, एम्बेडेन, मेयरहोफ और पार्नस, इन दोनों ने मिलकर बताया था, इसलिए इस चक्र का नाम क्या है, EMP पथ है। फिर क्या होता है, बताया था आपको, एक ग्लूकोज अणु से कितने पायरुवेट के अणु बनेंगे, 2 अणु। एक ग्लूकोज अणु से कितने पायरुवेट के अणु बनेंगे, 2। फिर पायरुवेट लगभग कितने चक्रों में संपन्न होगी, 10, और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। इसमें क्या याद रखोगे, संपन्न कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। वायवीय अवायवीय दोनों शोषण करने वाले जीवों में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, EMP पथ। फिर क्या करता है, ये एक ग्लूकोज के अणु से 2 अणु पायरुवेट में प्राप्त करता है, और इसका अंतिम उत्पाद क्या है, पायरुवेट, ठीक है। फिर हमारा दूसरा चक्र कौन सा है, क्रेब्स चक्र। यह कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ओनली किस में पाया जाएगा, जो वायवीय शोषण करने वाले जीव होते हैं ना, उनमें ही पाया जाता है, अवायवीय में नहीं होता। प्रारंभ कहाँ से होगा, एसिटाइल कोएंजाइम से, ये याद रखना है। प्रारंभ कहाँ से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम से, और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, CO2 जल और ऊर्जा बनेगी। अन्य नाम क्या है इसका, क्रेब्स चक्र का, सिट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं, इसे TCA भी बोलते हैं। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ठीक है। इसके अलावा लिंक रिएक्शन क्या कर रही है, लिंक रिएक्शन क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस चक्र को जोड़ने का काम करती है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र को जोड़ेगी। इसके अलावा क्या करेगी, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगी। इसमें पूछ ले प्रारंभ कहाँ से होती है लिंक रिएक्शन, पायरुवेट से, और अंतिम उत्पाद क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। ये संपन्न कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, ठीक है। आपको एक बार परीक्षा में पूछा था कि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वहाँ ऑप्शन में लिंक रिएक्शन नहीं दे रखा था एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, या लिंक रिएक्शन, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा हो गया शोषण, ऐसे होता है शोषण। फिर शोषण में क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। शोषण में एक तो ऑक्सीजन गैस काम आएगी, और कौन सी आएगी, CO2। इन दोनों गैसों का परिवहन कैसे होता है, देखते हैं। O2 का परिवहन कौन करता है, और CO2 का परिवहन कौन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन तो कौन करता है, RBC करती है, बताया था। RBC में भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, 4 अणु के साथ, ठीक है। इस प्रकार लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। और 3% जो ऑक्सीजन बच गई उसका परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं CO2 का परिवहन कौन करता है। 65 से 70% तो सोडियम और पोटेशियम के क्या बाइकार्बोनेट बनेंगे हमारे शरीर में,
वो करेंगे। इसके अलावा 23% CO2 का परिवहन कौन करता है? कार्ब एमिनो यौगिक। CO2 का परिवहन ज़्यादा पूछता है क्योंकि ऑक्सीजन वाला याद रह जाता है। तो CO2 का 65 से 70% तो कौन करेगा? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट किसके होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के। जबकि 23% का परिवहन कौन करता है? कार्ब एमिनो यौगिक करते हैं। जबकि जो बची हुई है 7 से 10% उसका परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गैसों का आदान प्रदान। इसके बाद देखते हैं, एक प्रश्न पूछता है श्वसन गुणांक। ठीक है, तो श्वसन गुणांक क्या होता है? जो हम CO2 को बाहर निकालते हैं, निष्कासित CO2 की मात्रा बट्टा क्या होता है? जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, अवशोषित ऑक्सीजन, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है। फिर आपको 3-4 मैं ये बता रहा हूँ, इनका याद रखना। श्वसन गुणांक कितना होता है? आपको पूछ ले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? 0.9 होता है। इसके अलावा वसा का श्वसन गुणांक कितना होता है? 0.7। फिर आपको पूछ सकता है, एक तो ये पूछता है, इसके अलावा ये पूछता है, 2 ज़्यादा पूछता है। कभी कभार कार्बनिक अम्ल का भी पूछ लेता है। कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है? हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। फिर अवायवीय श्वसन में पूछ ले तो उसका श्वसन गुणांक कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति 0 होगी। तो किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान कितना आता है? अनंत। इसलिए श्वसन गुणांक, अवायवीय श्वसन का श्वसन गुणांक कितना होता है? अनंत होता है। फिर श्वसन गुणांक को मापने का यंत्र क्या है? तो कौन है? रेस्पायरोमीटर है। कौन है? रेस्पायरोमीटर। इसका ही दूसरा नाम है गेनोंग श्वसन मापी। फिर एक आपको पीछे भौतिक क्षमता बताई ना फेफड़ों की, वो उनका यंत्र में मैंने वहाँ नहीं बताया, क्यों? इससे मिलता जुलता ही है। तो फेफड़ों की भौतिक क्षमता और आयतन मापने का यंत्र क्या है? स्पायरोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं श्वसन से संबंधित रोग कौन से हैं। ये वही रोग हैं जो आगे रोग में नहीं आएंगे, बाकी रोग आगे मानव रोग के साथ ही आ जाएंगे। पहला रोग है अस्थमा, एक है ब्रोंकाइटिस, एक क्या है? एम्फाइसीमा। अस्थमा में तो क्या होगा? जो हमारी श्वसनिका है ना, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? हमारी श्वसनी है ना, उसमें क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगा, जिससे क्या होगा? पीले रंग का क्या आने लग जाएगा? कफ आने लग जाएगा। एम्फाइसीमा रोग क्या होता है? इसमें जो कुपिका होती है ना, कुपिका का आकार क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो श्वसन करने में दिक्कत होती है। लेकिन ये एम्फाइसीमा रोग किस में होता है? जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ना, उनमें ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे श्वसन से संबंधित रोग। तो ये हमारा श्वसन टॉपिक यहाँ पूरा होता है। कल के क्लास में हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।